हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप बीएससी के सेमेस्टर 6 में हैं और आपने जूलॉजी सब्जेक्ट चूज किया है तो आप सबके लिए ये क्लास खासकर महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आज की इस क्लास में हम जूलॉजी पेपर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हल करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर है राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय का, जो कि अभी हाल ही में संचालित हुआ है। ऐसे विद्यार्थी जो राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय के हैं वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे, और जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न के आधार पर अगर एग्ज़ाम होना है तो आप सबके एग्ज़ाम में भी यहीं से रिलेटेड सेम इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं। पेपर नंबर फर्स्ट आपका है एवोल्यूटरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर में 75 प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव मोड में हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि आर्क ऑप्टेरिक्स फॉसिल्स वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। ठीक है, तो ये जो हुआ था वो जूरासिक एरा में हुआ था, यानी कि आर्क ऑप्टेरिक्स फॉसिल किस काल की चट्टान से प्राप्त हुआ, तो जूरासिक काल की चट्टान से ये प्राप्त हुआ था। ऑप्शन 20 क्वेश्चन में आपका सही उत्तर है। चलिए दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है, जिसमें है कि किसी जीव में पूर्वजीय लक्षण का पुनः उद्भव क्या कहलाता है। तो इस लक्षण को हम क्या कहते हैं, तो एटविज्म कहते हैं, इसको एटविज्म कहा जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन एक्सप्लेन, जो कार्बनिक विकास है वो इनमें से किस तथ्य की व्याख्या करता है। तो कार्बनिक विकास दोस्तों ध्यान रखेंगे, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ ए रेस विथ वेरिएशन को ये परिभाषित करता है, यानी विभिन्नताओं के साथ किसी प्रजाति का इतिहास एवं विकास। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला इस क्वेश्चन में सही उत्तर है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टू विच साइंटिस्ट गेलापागो आइसलैंड आर कनेक्टेड, यानी कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का संबंध गेलापागो द्वीप से है। तो गेलापागो द्वीप से जो संबंधित थे वो थे डार्विन संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये कानपुर विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ का पेपर हो गया है। ठीक है, तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आगरा विश्वविद्यालय से हैं, अगर आप MGPRU बरेली विश्वविद्यालय से हैं, MS यूनिवर्सिटी से हैं, तो इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट परमिटिव मैमल्स, निम्नलिखित में से कौन सा आद्य स्तनी है। तो ध्यान रखेंगे जो कांटेदार चींटीखोर हैं, यानी कि जो कांटेदार चींटीखोर हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको आद्य स्तनी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 6, छठवां प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रूफ ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक विकास का प्रमाण है। तो इनमें से जो कार्बनिक विकास का प्रमाण है, तो पहला था यहाँ पर क्वेश्चन, पहला देखिए ज्वाइंट अपेंडिज इन द आर्थ्रोपोडा एंड मैमल्स, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। अगर बी वाला देखें तो इसमें है कि एक्सटर्नरी ऑर्गन ऑफ द अर्थवॉर्म एंड इंसेक्ट्स, तो ये भी आपका नहीं होगा, यानी केचुआ एवं कीटों का उत्सर्जी अंग। सी ऑप्शन चेक करते हैं, तो सी ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है कि विंग्स ऑफ बर्ड एंड बेड्स, आपका यहीं पर ऑप्शन सी से हो जाएगा। पक्षियों एवं चमगादड़ के पंख जो हैं वो कार्बनिक विकास के प्रमाण हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप एवं पक्षियों के बीच का संयोजी कड़ी है। तो संयोजी कड़ी कौन सा है, ध्यान रखिएगा, आर्कियोप्टेरिक्स इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्क ऑप्टेरिक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। जीवन की उत्पत्ति वेयर वाज द लाइफ ओरिजिनेटेड, तो इन द ओशियन, समुद्र आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इन द ओशियन, समुद्र में जीवन की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया था कि मेटामॉर्फोसिस इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल, तो इनमें ध्यान रखेंगे आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एम्फीबियस यानी उभयचर। करेक्ट उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द कॉमन इंपॉर्टेंस ऑफ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग मेटामॉर्फोसिस इन द वर्टिब्रेट्स। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, थायराइड हार्मोन्स करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि कशेरुकियों में कायांतरण के विनिमय करने के लिए जो उत्तरदायी सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है उनको क्या कहा जाता है, थायराइड हार्मोन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीट होने की संभावना है दोस्तों इस प्रश्न की। चलिए अगले प्रश्न की जान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीलोमेर्स द शॉर्टन विथ ईच सेल डिवीजन एंड द एसोसिएटेड विथ, यानी कि गुणसूत्रांत टीलोमियर प्रत्येक कोश का विभाजन के साथ छोटी होती जाती है और ये किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन है। तो ये संबंधित है दोस्तों यहाँ पर इंक्रीजर डीएनए रिपेयर, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन 20 में है क्योंकि इंक्रीजर डीएनए रिपेयर दिया गया है तो डीएनए रिपेयर का इसमें कोई वर्क नहीं होगा। और यहाँ पर बात करें सर्कुलर रेक्टिवेशन की तो कोई इसका पुनर्सक्रियन भी नहीं इसमें होगा इंक्रीजर सर्कुलर सेंसेस। ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला, इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कोशिकीय जीर्णता में वृद्धि, यही आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जिसमें पूछा गया है कि कुपोषण के बिना कम कैलोरी के सेवन का परिणाम क्या होता है। तो जो इसका जो परिणाम होता है दोस्तों वो क्या होता है, तेज़ी से उम्र बढ़ने लगता है या उम्र बढ़ने में देरी और लंबा जीवन काल, उम्र बढ़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या वृद्धावस्था से संबंधित रोगों पर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उम्र बढ़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कुपोषण में। उम्र आपकी बढ़ती रहेगी लेकिन शरीर आपकी वैसे रह जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें पूछा गया था कि स्तनधारी यकृत और पुनर्योजी क्षमता किसके प्रसार के कारण होती है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया था द रीजनरेटिव कैपेसिटी ऑफ मैमेलियन लीवर इज ड्यू टू द पॉलीफरेशन ऑफ। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हेपेटोसाइटिस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट उत्तर होगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें पूछा गया है कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ आई द ऑप्टिक्स कप फॉर्म ऑफ द इंटायर आई एक्सेप्टेड द, यानी कि भ्रूण में नेत्र के विकास के दौरान ऑप्टिक्स कप निम्नलिखित में से छोड़कर कौन सी आँख का निर्माण करता है। तो ये दोस्तों लेंस का निर्माण करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या था। जो लैमार्किज्म है उसका बेसिक प्रिंसिपल, तो लैमार्किज्म का जो बेसिक प्रिंसिपल था दोस्तों वो था इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी कि उपर्जित लक्षणों की वंशानुगति, ये लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत था। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर जिसमें पूछा गया है द नेम ऑफ शिप विच द डार्विन वर्क एज द न्यूट्रलिस्ट। ठीक है, यानी कि उस जहाज का नाम जिस पर डार्विन ने प्रकृतिवाद के रूप में कार्य किया था, तो उस जहाज का क्या नाम था। तो उस जहाज का नाम बीगल था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें पूछा गया है द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज द पब्लिक इन द ईयर। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो ध्यान रखेंगे ये 1859 में प्रकाशित हुई थी। बहुत बार यानी कि अभी तक की हर यूनिवर्सिटी ने इस क्वेश्चन को पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका ऑप्शन ए इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है कि फॉर द सक्सेस ऑफ एवोल्यूशन मस्टेशन मस्ट अकर्स इन म्यूटेशन, दिया गया है कि फॉर ए सक्सेस ऑफ एवोल्यूशन म्यूटेशन मस्ट अकर इन। तो ये जो म्यूटेशन अकर्स होगा वो कहाँ पर होगा, वो होगा दोस्तों जर्मप्लाज डीएनए में। कहाँ पर, जर्मप्लाज डीएनए। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया है कि द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज, कार्बनिक विकास के मुख्य स्रोत। तो कार्बनिक विकास के जो मुख्य स्रोत हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको म्यूटेशन कहा जाता है, यानी उत्परिवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें पूछा गया है द थ्योरी ऑफ यूज ऑफ द डिसयूज फॉर द एवोल्यूशन वाज गिवन बाय, विकास हेतु उपयोग एवं अनुपयोग का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, ये लैमार्क ने सिद्धांत प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर सी में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें क्या पूछा गया है कि मॉडर्न सिंथेटिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन से विकास के लिए उत्तरदायी होता है। तो विकास के लिए जो उत्तरदायी है दोस्तों वो है म्यूटेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22 जिसमें पूछा गया था थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म वाज गिवन बाय। तो जो जर्म प्लाज्म की थ्योरी थी वो किसके द्वारा दी गई थी? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों वो वीजमैन के द्वारा दी गई थी, वीजमैन। ओके, ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी, कई बार पूछी जा चुकी है, इस बार रिपीट होने की संभावनाएं हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 23 जिसमें है कि लैमार्कवाद के अनुसार विकास के पीछे प्रेरक शक्ति क्या है? अकॉर्डिंग टू लैमार्किज्म द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एवोल्यूशन इज। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। लैमार्कवाद के अनुसार विकास के पीछे प्रेरक जो शक्ति है वो अंगों का उपयोग एवं अनुप्रयोग है। ऑप्शन सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 जिसमें दिया गया था कि चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक में प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के अपने सिद्धांत को रेखांकित किया है। तो किसको रेखांकित किया है? इसमें ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, प्रजातियों के उद्गम पर चार्ल्स डार्विन ने प्रजातियों के उद्गम पर पुस्तक में प्रकाशित चयन द्वारा विकास के अपने सिद्धांत को रेखांकित किया था। ऑप्शन ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि कृत्रिम चयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये क्वेश्चन बताना था। तो इनमें से सही नहीं है ये कथन आपको बताना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला कथन क्या कह रहा है कि इसका परिणाम स्वरूप सबसे योग्य जीव ही बचते हैं। कृत्रिम चयन के अनुसार क्या इसका जो परिणाम होता है उसमें सबसे योग्य जीव ही बचते हैं? तो ये बिल्कुल असत्य कथन है। दूसरा कह रहा है कि इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा विशिष्ट गुण वाले जीव को जानबूझकर प्रजनन किया जाता है, तो ये सत्य कथन है। या प्राकृत में होता है, तो यह भी जो है सत्य कथन है। और इनमें से कई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये भी आपका असत्य कथन भी हो जाएगा, क्योंकि प्राकृति की इसमें तो प्रकृति यानी नेचर का कोई इसमें योगदान नहीं है, और ना ही इनमें से नई प्रजाति द्वारा उत्पत्ति, इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से इनके द्वारा नई प्रजाति की उत्पत्ति होती। तो बिल्कुल ये ऑप्शन आपका डी वाला रॉन्ग हो जाएगा, सी वाला रॉन्ग हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए में से हो जाएगा कि इसका परिणाम जो होता है वो सबसे योग्य जीव ही बचते हैं। तो कृत्रिम चयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही यह है कि जो कृत्रिम चयन होता है इसके परिणाम स्वरूप सबसे योग्य जीव ही बचते हैं। ऑप्शन ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन 26 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास के सिंथेटिक सिद्धांत का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो इनमें से दोस्तों जो आपका इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है ये इसका भाग नहीं है, यानी कि उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि अनुकूली विकर्ण अक्सर विकास से जुड़ा होता है। तो जो अनुकूली विकर्ण होता है वो कहाँ से जुड़ा होता है? तो वो डाइवर्जेंस यानी अपसारी विकास से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें पूछा गया है कि सदृश अनुरूप संरचनाएं विकास का परिणाम है। तो ये किसका परिणाम है? ये कन्वर्जेंस अपसारी का ये परिणाम है। ऑप्शन 20 में सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर जिसमें पूछा गया है कि को एबुलेशन कैन अकर्स ड्यू टू। जो सह विकास है वो निम्न कारणों से हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे कि इसमें जो परभक्षण का दबाव सह विकास जो होता है वो परभक्षण के दबाव के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी आपका करेक्ट उत्तर है। चलिए क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? 30 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किसी जनसंख्या के क्रमिक पीढ़ियों में के दौरान एलील आवृत्तियों में परिवर्तन किसकी एक विशेषता है? द चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसीज इन द पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशन इन ए फीचर ऑफ। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा माइक्रो एवोल्यूशन। क्या हो जाएगा? माइक्रो एवोल्यूशन यानी सूक्ष्म विकास। ऑप्शन 20 में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि एक आबादी के सभी सदस्यों में उपस्थित का योग क्या कहलाता है? तो इसका योग जो कहलाता है दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं? जीन पूल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है कि हु गिव द थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। तो ये जो थ्योरी दी गई थी वो डार्विन के द्वारा दी गई थी, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था द
कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इज द इलस्ट्रेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो है डॉग फिश और व्हेल आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय विमुख विकास को निम्नलिखित में से किसका उदाहरण से व्यक्त किया जाता है? तो यहाँ पर कुत्ता मछली एवं व्हेल से इसको संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर था। क्वेश्चन 34 जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज द लिविंग फॉसिल। तो इनमें से जो आपका हो जाएगा, इनमें से लिपोडोसाइरेन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लिपोडोसाइरेन को जीवित जीवाश्म माना जाता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वाज नॉट प्रेजेंट ऑन परमिटिव अर्थ। निम्नलिखित में से कौन सी आदि गैस पृथ्वी पर उपस्थित नहीं मानी जाती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है O2, ऑक्सीजन नहीं मानी जाती है। ये कई बार पूछा जा चुका है और मैंने जो क्लास दिया था उसमें भी मैंने आप लोग को बताया था। अगला क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है जिसमें था कि देयर वाज नो लाइफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। निम्नलिखित में से किस काल में जीवन नहीं था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जीवन नहीं था किस काल में? तो एजोइक पीरियड, जहाँ पर ए लग जाए, एजोइक पीरियड आ जाए, एमोइक पीरियड आ जाए, तो ये आप समझ जाएं कि जीवन नहीं था। ठीक है, बाकी ये सभी इसमें जीवन की उत्पत्ति हो चुकी थी लेकिन एजोइक काल में नहीं हुई थी। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इसमें करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ओरिजिन ऑफ लाइफ टुक प्लेस। कि इनमें से किस काल में जीवन की उत्पत्ति हुई थी? तो जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी दोस्तों प्री कैम्बियन में। ध्यान रखेंगे, प्री कैम्बियन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 38 जिसमें पूछा गया है कि ड्यूरिंग द म्यूटेशन द स्मॉल सेल सेपरेटिंग फ्रॉम द डेवलपिंग एग, और परिपक्व के दौरान विकास होने वाले अंडाणु से पृथक होने वाली जो लघु कोशिकाएं हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको प्राथमिक ओगोनिया कहते हैं। क्या कहा जाता है? प्राथमिक ओगोनिया। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए, आपका 29 नंबर प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर जिसमें है द प्रोसेस ऑफ द पैराथेनोगोनेसिस इन्वॉल्व्स, यानी कि इनमें से अनिषेक जन्म की प्रक्रिया में क्या होता है? तो इस प्रक्रिया में दोस्तों ध्यान रखेंगे क्लीवेज ऑफ एग विदाउट द फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बिना अंडाणु में विदलन होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेढक के केस में निषेचन कहाँ होता है? तो मेढक के जो केस में निषेचन होता है वो जल में होता है, वाटर में होता है। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर है 40 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न कि शुक्राणु जनन की क्रिया में प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका के कितने शुक्राणु निर्मित होते हैं? तो कोशिका के कितने शुक्राणु? तो यहाँ पर 4 शुक्राणु निर्मित होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन 42 जिसमें पूछा गया है कि मेढक की प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो सेम होती है, सेम एज द स्पर्मेटोगोनिया। ऑप्शन नंबर 20 में आपका शुक्राणु जनन कोशिका के समान, ऑप्शन बी सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन 43 जिसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा माइक्रो एवोल्यूशन सतत विकास का उदाहरण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो सतत विकास का उदाहरण है वो है डेवलपमेंट ऑफ एबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया में एबायोटिक प्रतिरोध का विकास जो है ये उदाहरण है माइक्रो एवोल्यूशन यानी सतत विकास का। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चले आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन 44 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि एक जनसंख्या हार्डी-वेन वर्ग संतुलन में है। संयुग्मी प्रमुख जीनोटाइप AA की आवृत्ति 0.25 है। विषम युग्मी जीनोटाइप AA की आवृत्ति क्या होगी? ठीक है, तो ये हार्डी-वेन वर्ग का जो इक्वेशन है वो है p² + q² + 2pq। ठीक है, इसके अनुसार ये हल होगा। तो लगभग इसका जो मान आना चाहिए वो 0.05 के आसपास आना चाहिए। आपकी यह मेरे अनुसार इसका आंसर सी होगा। मैं इस पर थोड़ा सा सस्पेंस हूँ। ओके, एग्जैक्ट मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 45 क्वेश्चन नंबर 45 है जिसमें है कि कोप्रोलाइट्स आर फॉसिल दैट आर मेड ऑफ। तो कोप्रोलाइट्स जीवाश्म जो कि किससे बने होते हैं? तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, ये जो बने होते हैं वो बने होते हैं जीवाश्म में परिवर्तित मल पदार्थ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन 46 जिसमें पूछा गया है
द मेन मेथड ऑफ डेटिंग फॉसिल दैट आर द मिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड इच। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार हम लाखों वर्ष पुराने जीवाश्म के काल निर्धारण का प्रयोग करते हैं, उसको जानने के लिए रेडियो कार्बन डेटा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 47 जिसमें क्या पूछा गया है, द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 अप्रॉक्सीमेटली ईयर्स। जो कार्बन 14 का अर्ध जीवन काल लगभग कितने वर्ष का होता है? तो लगभग 5730 लगभग होता है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आधुनिक घोड़े का सबसे पहला ज्ञात पूर्वज माना जाता है। तो सबसे जो पहला पूर्वज माना जाता है वो इहोपस को माना जाता है। ठीक है, इहोपस को। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन था कि आमतौर पर घोड़े का जन्मस्थल माना जाता है। तो घोड़े का जो जन्मस्थल जो माना जाता है उसको हम नॉर्थ अमेरिका लगभग माना जाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। आमतौर पर उत्तरी अमेरिका को घोड़े का जन्मस्थल माना जाता है। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा परिवर्तन आधुनिक घोड़े के विकास में नहीं हुआ है? तो इनमें से कौन सा परिवर्तन नहीं हुआ है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखें तो शरीर के आकार में वृद्धि, तो ये परिवर्तन हुआ है। मस्तिष्क के आकार में वृद्धि, ये थोड़ा सा सस्पेंस है। तीसरा चेक करते हैं, पहली उंगली को छोड़कर सभी उंगलियों का हाथ, ये भी क्लियर है। और डी दिया गया है कृतक दांतों का चौड़ा होना, तो ये भी सत्य है। लेकिन मस्तिष्क के आकार में वृद्धि कहीं भी उल्लेख नहीं है। ऑप्शन बी ही आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया है कि द हैप्लॉइड ऑफ द क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन, निम्नलिखित में से किसमें अगुणित संख्या के गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो अगुणित संख्या के जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? तो ये युग्मक में पाए जाते हैं। ठीक है, गेमेट में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 जिसमें है कि निम्न में से किस जंतु में अनिषेक जनन होता है? तो अनिषेक जनन किसमें होता है? ध्यान रखेंगे, हनी भी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मधुमक्खी में अनिषेक जनन होता है, सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 53 जिसमें पूछा गया है कि किस प्राणी में लैंगिक परिपक्वता के बाद भी विवेक लक्षण के बने रहने की क्रिया कहलाती है? तो उसको हम न्यूटोनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, चिरगूढ़ता। क्वेश्चन 54 जिसमें पूछा गया है कि टीलोलेसिथल अणु के पीतक उपस्थित होता है। ठीक है, यानी कि इन टीलोलेसिथल एक योग इज प्रेजेंट, तो ये हो जाएगा एट वन पोल। क्या हो जाएगा? एट वन पोल। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, एक ध्रुव पर उपस्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड व्हाट काइंड्स ऑफ द एग आर फॉर्मेड? तो किस टाइप के एग फॉर्मेट करते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे ये ये आपका हो जाएगा मध्य पितकी, नहीं मध्य पितकी भी नहीं होगा, इसमें होगा अति पितकी दीर्घ पितकी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर का डी आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर प्रश्न जिसमें पूछा गया था कि ए टाइप्स ऑफ क्लीवेज एग इज डिटरमाइंड बाई, यानी कि अंडाणु के विचलन का प्रकार किस आधार पर निर्धारित होता है? तो ये अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग के आधार पर, पीतक की मात्रा एवं वितरण के आधार पर निर्धारित होता है। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। क्वेश्चन 57 जिसमें दिया गया है द लाइटिक एंजाइम रिलीज बाय द स्पर्म इज, शुक्राणु द्वारा निष्कासित लाइटिक एंजाइम होता है। तो जो ये लिस्काटिक एंजाइम होता है उसको क्या कहते हैं? उसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइलुरोडिनेज। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन सही है। इसमें था क्वेश्चन नंबर 58 में कि कितनी द्वितीयक शुक्राणु मृत कोशिकाएं 400 यानी कि 400 शुक्राणु निर्मित करेगी? तो ये 200 शुक्राणु निर्मित करेंगी। ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया था कि आर्केंट्रान इज फाउंड इन, तो आर्केंट्रान निम्न में से किसमें उपस्थित होता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये हमेशा किसमें उपस्थित होता है? तो ये हमेशा गैस्ट्रोला में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 60 जिसमें पूछा गया है कि ब्लास्टोपोर आगे चलकर क्या निर्मित करते हैं? इन द फ्यूचर ब्लास्टोपोर फॉर्म, तो ये दोस्तों क्या निर्मित करते हैं? तो हमेशा इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, ये अनस
यानी कि ये गुदा को निर्माणित करते हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 61 जिसमें पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल स्पेसीज कॉन्सेप्ट ए स्पेसीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट, यानी कि जैविक प्रजाति संकल्पना के अनुसार एक जो प्रजाति है उस जीवों का एक ऐसा समूह है जिसमें क्या पाए जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टिलाइज ऑफ स्प्रिन, जो परस्पर प्रजनन द्वारा जनन क्षमता संतान उत्पन्न कर सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है, जैविक प्रजाति संकल्पना के अनुसार एक प्रजाति जो जीवों का एक प्रकार का समूह कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर प्रश्न में था द बायोलॉजिकल स्पेसीज कॉन्सेप्ट इज मोस्ट अप्लीकेबल टू, यानी कि जैविक प्रजाति संकल्पना सबसे अधिक कहाँ पर लागू होती है। तो सबसे अधिक जो लागू होती है दोस्तों वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म में लागू होती है, यानी कि जो लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीव होते हैं उन पर जैविक प्रजाति संकल्पना सबसे अधिक लागू होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कानपुर विश्वविद्यालय की छात्र छात्राएँ हों या आप भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से हों, MGPRU बरेली विश्वविद्यालय से हों या फिर आपका MS यानी माँ सुकाम्बरी यूनिवर्सिटी से हों, तो आप सबके लिए ये क्लास खासकर महत्वपूर्ण होगी जहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होने हैं। ओके, इतनी चीज़ क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 63 है जिसमें पूछा गया है कि विस्थानिक एलोपैट्रिक जो प्रजाति है उसका उद्भवन तब हुआ जब क्या हुआ था। तो ध्यान रखेंगे कि जब एक आबादी भौगोलिक रूप से पृथक हो गई थी, यानी जब एक आबादी पॉपुलेशन आर द जियोग्राफिकल सेपरेटेड, जब एक आबादी भौगोलिक रूप से पृथक हो गई थी तब विस्थानिक एलोपैट्रिक प्रजाति का उद्भव हुआ था। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्रजाति उद्भव के लिए पाँच युग्मजीय प्रजनन अवरोध है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं भौगोलिक पृथक्करण, आसंजीय पृथक्करण, संकर संतान का बाझपन या फिर भौगोलिक पृथक्करण। तो इसमें आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है संकर संतान का बाझपन। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर होगा। जिन्होंने सी ऑप्शन टिक किया है उनका राइट आंसर है। चले अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि समस्थानिक प्रजाति उद्भव इसके बिना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ऑप्शन आपके हैं भौगोलिक पृथक्करण या प्राकृतिक चयन और मानसिक विचलन या फिर संकरण। तो इनमें से जो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भौगोलिक पृथक्करण। ठीक है, भौगोलिक पृथक्करण के बिना समस्थानिक जो प्रजाति होता है वो उद्भव होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए वाला आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 जिसमें क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सिम्पैरेटिक स्पेसिफिकेशन, यानी कि इसमें है कि इनमें से कौन सा समस्थानिक प्रजाति उद्भव का उदाहरण है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों जो उदाहरण है वे टू ग्रुप्स ऑफ वोबल्स हंटिंग डिफरेंट प्रे ऑन द सेम फॉरेस्ट, एक ही जंगल में भेड़िए के दो समूह जो अलग अलग जंतुओं का शिकार कर रहे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, समस्थानिक प्रजाति उद्भव का उदाहरण। ओके, ऑप्शन कौन सा सही है, डी वाला इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग मध्य चर्म द्वारा उद्भूत होता है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द मेसोडर्मल इज ओरिजिन, तो इनमें से जो उद्भव होता है वो होता है सेंस ऑर्गन एंड मसल्स, यानी संवेदी अंग एवं मांसपेशियाँ। आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन जिसमें क्या पूछा गया है कि टैडपोल मछली की समानता रखता है, क्योंकि ये क्या देती है, जो टैडपोल मछली है वो मछली से समानता रखती है क्योंकि ये अंडे देती है इसलिए, या फिर इसके देह पर सल्क होते हैं या क्लोम द्वारा श्वसन करता है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रिस्पायर बाय गिल्स। ठीक है, यानी जो क्लोम द्वारा श्वसन करता है इसलिए टैडपोल मछली के समानता रखता है। समानता इसलिए है क्योंकि ये भी गिल्स से, यानी कि क्लोम द्वारा ये श्वसन करती हैं और मछली भी श्वसन करती हैं गिल्स के द्वारा, तो इसलिए ये समान हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 69 जिसमें है कि एक जनसंख्या के भीतर विभिन्न संभोग व्यवहारों की उपस्थिति के कारण हो सकता है।
तो इसकी उपस्थिति के कारण क्या हो सकता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर समस्थानिक प्रत्युद्भव, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर, इसका उत्तर होगा। उत्पत्ति के कारण जो इनमें से दिया गया था कि एक जनसंख्या के भीतर विभिन्न संभोग व्यवहार की उपस्थिति के कारण क्या हो सकता है, समस्थानिक प्रजात उद्भव हो सकता है। इसलिए डी वाला ऑप्शन आप टिक करेंगे, करेक्ट उत्तर यही आपका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, जिसमें क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द बिलीव टू कंट्रीब्यूटेड टू मास एक्सटेंशन। माना जाता है कि निम्नलिखित में से किस कारक ने बड़े पैमाने पर विलुप्त होने में योगदान दिया है। तो सबसे ज़्यादा अधिक योगदान किसने दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा ज्वालामुखी विस्फोट, क्षुद्रग्रह की टक्कर, जलवायु परिवर्तन। तो यहाँ पर आपके सभी उत्तर सही हैं, ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि सामूहिक विलुप्ति को उन घटनाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां पृथ्वी का एक बड़ा भाग नष्ट हो जाता है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, जिसमें पूछा गया कि सामूहिक विलुप्ति की घटना जो लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले घटी और जिसमें गैर एक्टिवेन डायनासोर और अन्य प्रजाति का विनाश हो गया, उस घटना को क्या कहा जाता है। तो उस घटना को क्रेटेशियस पैलियोजीन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्रेटेशियस पैलियोजीन। ओके, चलिए क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका विशिष्टीकरण में शामिल मास्टर नियामक जीन है। तो इसमें मास्टर नियामक जो जीन है उसका नाम है PAX6, ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 74 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी भ्रूण वाय झिल्ली विकासशील भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करती है, उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसको कहा जाता है अपरापोषिका। ठीक है, क्या कहते हैं, अपरापोषिका कहते हैं। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, जिसमें पूछा गया है कि स्तनधारी बीज पुतली, जिसे क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट में कोशिकाओं की बाहरी परत जो बाद में जुरायु के निर्माण में योगदान देती है, उसको क्या कहता जाता है। तो उसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न पत्र में दोस्तों 75 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि मैंने इनका एग्जैक्ट आंसर अपने हिसाब से देने का प्रयास किया है। अगर किसी भी क्वेश्चंस पे आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें, इसके पहले हमने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे जो है यूट्यूब चैनल पर। लगभग आपको 3 विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र मिल जाएंगे। आप उनको अगर तैयार कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए आपका पेपर 100% गारंटी के साथ एग्जैक्ट सही जाएगा। यहीं से प्रश्न रिपीट होने वाले हैं आपके एग्जाम में। ओके, इस क्लास का PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।